ये आप जो देख रहे हैं DSSB स्पेशल एजुकेशन का कुछ क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, और आज हम लोग इसी से स्टार्ट करेंगे। 141 से स्टार्ट करेंगे, और इससे पहले मैंने स्पेशल एजुकेशन में बहुत सारे प्रैक्टिस करवा चुका हूँ आप लोगों को, है ना। तो ध्यान से देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 141 का है, और प्रश्न ये है कि बधिर अंधता, ठीक है, बधिर अंधता मतलब डेफ ब्लाइंड की बात हो रही है, ठीक है। तो स्थिति वाले विद्यार्थियों या उन विद्यार्थियों को अद्भुत शैक्षणिक आवश्यकता होती है। तो मुझे जरा बताइए किस चीज़ के लिए बधिर अंधता वाले बच्चों को शैक्षणिक आवश्यकता पड़ेगी? देख कर सीखने में, सुनकर सीखने में, करके सीखने में, कि देख कर और सुनकर सीखने में? यहाँ पे सही जवाब क्या होना चाहिए? बधिर अंधता वाले बच्चे हैं, यहाँ पे डेफ ब्लाइंड वाले बच्चे हैं, बताइए जरा ऐसे बच्चों का क्या होना चाहिए करेक्ट जवाब? बता नहीं रहे हो आप लोग भाई, क्या बात है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी फॉर चेन्नई, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना करेक्ट जवाब होगा। ये आपका सही जवाब जो होगा, आंसर इसका यही होगा, ठीक है भाई, करके सीखना। लर्निंग बाय डूइंग जो होगा वो बधिर अंधता वाली स्थिति में बच्चों को अगर शैक्षणिक चीज़ों के लिए अगर आवश्यकता होती है तो ये सबसे बेटर माना जाता है करके सीखने में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और यहाँ पे कह रहा है कि वह विकलांगता का उदाहरण है। तो जरा मुझे बताइए कि कौन सा डिसेबिलिटी का उदाहरण होगा? क्या आप उसे डेफ ब्लाइंडनेस के रूप में आप कहेंगे कि भाई ये दिव्यांगता या मल्टीपल डिसेबिलिटी के अंतर्गत आता है? अच्छा, यहाँ पे वह विकलांगता के अंतर्गत अगर मैं बात करूँ तो बहुविकलांगता है, ठीक है भाई, इसे आप कहेंगे बहुविकलांगता, ठीक है। तो बहुविकलांगता में कौन किसका उदाहरण मानोगे आप लोग? जरा मुझे बताइए, करेक्ट जवाब दीजिए मुझे, इसका करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए बहुविकलांगता का, बताइए। मैंने आप लोगों को जब इसकी क्लासेस दे रहा था आप सभी लोगों को, तो वहाँ पर बताया भी था बहुविकलांगता के बारे में कि मल्टीपल डिसेबिलिटी क्या होती है, कि जहाँ पर दो या दो से अधिक विकलांगता हो उसे हम कहते हैं भाई यह एक प्रकार की मल्टीपल डिसेबिलिटी है, ठीक है। तो मल्टीपल डिसेबिलिटी के अंतर्गत मैंने आप लोगों से कुछ टाइप के बारे में बात किया था, तो दोबारा से भी बात कर लेता हूँ, उसे आप ध्यान से सुन लीजिए एक बार, या तो उसे लिख लीजिएगा कॉपी पर। अगर हियरिंग इम्पेयरमेंट और प्लस में आपको अगर विजुअल इम्पेयरमेंट है तो ये आपका पहला टाइप बन जाता है मल्टीपल डिसेबिलिटी का। दूसरी डिसेबिलिटी के अंतर्गत अगर हम बात करें तो एक विजुअल इम्पेयरमेंट होता है, प्लस में हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है, और प्लस में क्या हो जाएगा आपका मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो ये आपका मल्टीपल डिसेबिलिटी के टाइप में आ जाएगा, ध्यान रखना है आप सभी लोग। तीसरे टाइप मैंने बताया था आप लोगों से कि मल्टीपल डिसेबिलिटी के अंतर्गत आता है एक विजुअल इम्पेयरमेंट प्लस मेंटल रिटार्डेशन, या आप इसे कह सकते हो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो ये भी आ जाएगा आपका किस में? मल्टीपल डिसेबिलिटी के टाइप में। और नंबर 4 पे मैंने बताया था आप लोगों से कि CP सेरेब्रल पॉलिसी, प्लस में आपसे बताया था कि मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बात दोनों एक ही है, ठीक है भाई। तो ये चौथे नंबर की मैंने टाइप बताया था, और पांचवें नंबर का मैंने बताया था कि विजुअल इम्पेयरमेंट होगा, प्लस में मैंने बताया था हियरिंग इम्पेयरमेंट होगा, और प्लस में मैंने बताया था लोकोमोटो डिसेबिलिटी। अब आप देखिए इनमें से कौन सा उदाहरण आपको मिल रहा है, और मुझे बताइए इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। डेफ ब्लाइंडनेस, डेफ ब्लाइंडनेस ये होगा आपका, यही करेक्ट जवाब है। आंसर 142 का जो होगा वो डेफ ब्लाइंडनेस की बात कर रहा है। तो आपको समझ में आ गई होगी ये बातें कि इसमें साथ ही साथ हियरिंग इम्पेयरमेंट की बात भी कर रहा है, और साथ ही बोल रहा है विजुअल इम्पेयरमेंट की बात कर रहा है ना। तो इससे आपको पता हो रहा होगा कि ये जो ऑप्शन ए आपको दिख रहा है यहाँ पर, यही आपका टाइप बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है भाई। चलिए बताइए जरा आइडिया के अकॉर्डिंग, ठीक है भाई। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अहर्तता
जो अक्षमताओं वाले विद्यार्थी हैं डैश की श्रेणी की आयु में वो शामिल हैं या उनको रखा गया है, तो ज़रा मुझे बताइए सोवियत होते हैं किसके, कौन सी एज के अकॉर्डिंग, जो आइडिया ने बताया भाई। देखिए कोई ज्वाइन हो रहे हैं, चलिए बताइए नीतू मैम इस क्वेश्चन का जवाब बताइए, क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आइडिया स्टूडेंट्स विथ क्वालिफाइड डिसेबिलिटी के अनुसार। मैं आप लोगों से क्वेश्चन कर रहा हूँ, आइडिया के अकॉर्डिंग आपसे बात कर रहा हूँ, तो ज़रा मुझे बताइए कितनी एज को डिसाइड की गई है। तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, जन्म से लेकर 21 वर्ष, जन्म से लेकर 21 वर्ष ये बातें की गई है। और आपको भली भांति तरीके से पता होने चाहिए, यहाँ पर अगर आप परिभाषा के बारे में जिक्र करें तो आपको ईजिली याद हो जाएगा। परिभाषा अगर आप इसे ध्यान से सुने या कहें तो आपको ये पता चल जाएगा कि यह एक प्रकार की डिसेबिलिटी के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है भाई, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी फॉर चेन्नई वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा, जन्म से 21 वर्ष। ठीक है, मानसिक मंदता की परिभाषा अगर पता है तो फिर ठीक है, क्योंकि अनुकूलन व्यवहार में क्षति हो जाती है और उसमें 18 वर्ष से नीचे की बात भी की गई है, लेकिन आइडिया के अकॉर्डिंग जो बात की गई है वो बात की गई है 21 जन्म के समय। बताइए जरा, जो दिव्यांगता का प्रमाण पत्र जारी करता है वो कौन करता है? शैक्षणिक बोर्ड करेगा कि चिकित्सकीय बोर्ड करता है कि राज्य सरकार करती है कि केंद्र सरकार करती है? बताइए। तो यह आपको बता दूं, यह एक ऐसी विकलांगता का प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए जो चिकित्सकीय बोर्ड के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर होगा, सही जवाब जो होगा बी होगा। ठीक है भाई, सुमंत जी भी आ गए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, मेडिकल बोर्ड आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, कह रहा है कि विकलांगता का जो प्रमाण पत्र प्राप्त होता है वो विकलांगता का न्यूनतम डिग्री क्या होनी चाहिए, सबसे मतलब मिनिमम टाइप का जो बताएगी ये कि एक प्रकार की डिसेबिलिटी वो कितनी होनी चाहिए, 60, 30, 40, 50। ओके, यहाँ पे सही जवाब आया भाई, बहुत बढ़िया। ये आपका बहुत ही सरल सरल टाइप के प्रश्न लग रहे हैं आप लोगों को, लेकिन ये अपने आप में स्पेशल एजुकेशन का पार्ट है, तो क्वेश्चन बनाया जा सकता है यहाँ से, है ना, यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूँ तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी फॉर बॉम्बे 40% आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और आप लोगों ने नाम सुना होगा एसएससी का नाम, आप भली भांति तरीके से जानते होंगे सर्व शिक्षा अभियान के बारे में। तो जरा मुझे बताइए इसका करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए, एसएससी का पूरा नाम, एसएससी का पूरा नाम। ऑप्शन नंबर बी सर्व शिक्षा अभियान। यहाँ अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, सर्व शिक्षा अभियान आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को ध्यान भी रखने हैं, है ना, एग्जाम में भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं ये। चलिए एक प्रश्न यहाँ पर देखिए, और ये कह रहा है आपसे कि 19 जनवरी 2005 को 19 जनवरी 2005 को NCTE और RCI के बीच में एक समझौता हुआ था। ठीक है, तो MOU पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो निम्नलिखित में से बताइए किन क्षेत्रों पर कार्य करने पर लक्ष्य रखा गया था, जो NCT और RCI के बीच में बात हुई थी, चर्चा और परिचर्चा। ऑप्शन ए होगा। अच्छा, इनका कहना है कि भाई ऑप्शन नंबर ए होगा। ओके, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आप लोगों को ना? चलो फिर ठीक है, तो यहाँ आपका जवाब आ रहा है भाई कि ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। मैं एक बार आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आप अच्छे से इसे कर सकें। तो ध्यान से सुनिए, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दिव्यांगता विशिष्ट विशेषज्ञ के साथ शिक्षक शिक्षा तैयारी कोर्स करने के लिए न्यूनतम मानक विकसित करना। दूसरी बात कह रहा है कि सेवा में शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम। देखिए ऑप्शन ये भी सही हो सकता है। ठीक है, क्योंकि RCI तो कराता ही है शिक्षकों के लिए शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम, है ना।
आगे हम बात करते हैं ऑप्शन सी की बात भी, कि शैक्षणिक प्रशासनों में नीति निर्माण के अनुस्थापन के लिए, नहीं, नीति को लेकर यहाँ पे शैक्षणिक प्रशासन में इसकी भूमिका नहीं होगी। ठीक है, माता पिता और सामुदायिक सहयोग के लिए जागरूकता उत्पन्न करना, ये भी अवेयरनेस के संबंध में क्रियाविधि नहीं होगी। तो यहाँ पे लक्ष्य बताइए, आपके पास है ऑप्शन ए भी और ऑप्शन बी है, दोनों में से सबसे बेटर कौन सा है जरा मुझे बताइए। यहाँ प्रश्न आप सबसे यही है, RCI और NCTE का लक्ष्य, हाँ सी होगा, ऑप्शन ए ही होगा सर। अच्छा ए ही होगा, ओके कोई बात नहीं। चलो तो देखो यहाँ बताइए सर। मुझे लग रहा है सर जहाँ RCI वाले जो टर्म होंगे वहाँ पर विशिष्ट आएगा सर। ओके चलो देखो मैं बताऊं आपको, राष्ट्रीय अध्यापक परिषद आप भली भांति तरीके से NCTE के बारे में जानते हैं। 17 अगस्त, हाँ 17 अगस्त 1995, मेरी बात को बड़ा ध्यान समझिएगा, जो है इसे एक प्रकार से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के रूप में जब लाया गया तो उसे लाया गया था 1993 में। लेकिन ध्यान रखना आप लोग कि ये जो आया है स्टार्ट में, तो आप इसे ध्यान रखना, परिपूर्ण रूप से संपूर्ण भारत में जो काम या कार्यरत पे रहा वो 1995 में रहा है। ठीक है, 17 अगस्त 1995, लेकिन अधिनियमित किया गया था ये 1993 में ही, 1993 में ही इसको अधिनियमित कर लिया गया था। तो इसने अपने साथ उसके साथ उद्देश्य बनाया है। तो यहाँ पर आप देखिए जरा कि दिव्यांगता विशिष्ट विशेषज्ञत्वों के साथ जो शिक्षक है, ये बात इस वाली लाइन में कही गई है, यहाँ पर मेंशन कर दिया, तो ये दूसरी पॉइंट इसमें ऑलरेडी आ गया। और तैयारी कोर्स करने के लिए न्यूनतम मानक जो विकसित करना, ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका करेक्ट जवाब है। ए फॉर अमेरिका आपका करेक्ट जवाब है, यही इसका लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, प्रश्न को थोड़ा सा सोचना है और सोच के जवाब देना है, क्या हो सकता है कि नहीं। चलिए एक प्रश्न और लीजिए। यहाँ पर प्रश्न ये है आपके सामने कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो अनुच्छेद है वो कौन सा होगा, 21A का होगा कि 21 होगा। अनुच्छेद 21, वेरी गुड, ए बता रहे हैं, इनका कहना है कि भाई ऑप्शन जो होगा 21B होगा। ठीक बता रहे हैं आप। ये भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 21 का ए, 86वें संविधान संशोधन 2002 में, 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसके तहत मौलिक अधिकार को जोड़ा गया और उसमें बताया गया भी था ये चीज़ें कि साथ ही साथ कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अनुच्छेद जो होगा वो 21 का ए होगा। किसी भी व्यक्ति की अगर अवधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, यह अनुच्छेद आपका बताता है 21। 23 आपसे बोलता है बलात् श्रम को लेकर। बलात् श्रम मतलब बच्चों से काम वगैरह को लेकर बोलता है कि आप काम नहीं करवा सकते हैं, इस तरीके की क्रियाविधि बताती है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे करेक्ट जवाब। बताइए जरा, जो प्राकृतिकवाद है शिक्षा का दर्शन है। प्राकृतिकवाद क्या है भाई, शिक्षा का दर्शन है। समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है? हाँ तो जरा मुझे बताइए कि क्या है यहाँ पे शिक्षा का दर्शन। शिक्षा का दर्शन बताइए। लग रहा है सर। ओके देखिए, सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं यहाँ पे, प्राकृतिकवाद, आदर्शवाद, ठीक है, और आपका एक होता है प्राकृतिकवाद होता है एक होता है प्रयोजनवाद, है ना। ये जितने मैं वाद के नाम ले रहा हूं आप लोगों से, ये सारे के सारे अपने आप में इंपॉर्टेंट है।
आदर्शवाद जानते हैं आप लोग, मन, विचार और आत्मा को वास्तविकता के बारे में बात करता है। ये तत्ववादी के बारे में बात करता है। सत्यम शिवम सुंदरम किसके बारे में बात करता है? आदर्शवाद बात करता है। चिंतन सर्वोपरि मानता है आदर्शवाद। प्राकृतिकवाद जानते हैं क्या मानता है? प्राकृतिकवाद प्रकृति को मानता है, भौतिक जगत की वास्तविक चीजों को मानता है प्रकृतिवाद। ये विज्ञान ही ज्ञान मानता है, कहता है कि विज्ञान जो है वो ज्ञान है, ये प्रकृतिवाद मानती है। बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? भौतिक और यांत्रिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्राकृतिकवाद होता है, और प्रयोजनवाद जो होता है वो आपका एक प्रकार से बहुतत्ववादी होता है। देखो, एक होता है तत्ववादी सिद्धांत, तो तत्ववादी तो आपका सीधा सीधा उसमें आ जाएगा आदर्शवाद में, ठीक है। और ये जो तत्ववादी विचारधाराएं हैं उनको पदार्थ के रूप में जब देखता है तो प्रकृति देखती है, तो प्रकृतिवाद पदार्थ, जब पदार्थ उसमें इन्वॉल्व हो जाए तो प्रकृतिवाद हो जाएगी। और परंतु अगर मैं बात करूं प्रयोजनवाद का, तो वो प्रयोजनवाद एक बहुतत्ववाद हो जाता है। तो इसका विकसित कब हुआ है कौन बताएगा मुझे? मुझे बताइए जरा एक बार आप लोग कि प्राकृतिकवाद कब विकसित हुआ है, बताइए। 8वीं शताब्दी। ओके, 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी में। ओके भाई, ठीक है, बताइए। आप भी बताइए जरा। नीतू मैडम, क्या नाम उनका है? नीतू मैडम, मंजू मैडम, आप भी थोड़ा विचार करिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्रश्न ऐसे ही आने वाले हैं शताब्दी के आधार पर ही, देख लेना एग्जाम में। आप लोगों को ऐसे ही प्रश्न मिलने वाला है एग्जाम में। प्रकृतिवाद सर नीतू में भी जवाब दे रही है कि ऑप्शन ए। अच्छा, ऑप्शन ए बता रही हैं। चलो अच्छा, ठीक है भाई, तो बहुत बढ़िया। यहाँ पे प्रकृतिवाद एक दार्शनिक विचारधाराएं हैं, और आप भलीभांत तरीके से जानते हैं इसमें रूसो जी का नाम, प्लेटो जी का नाम और हर्बर्ट स्पेंसर का नाम। वास्तव में हर्बर्ट स्पेंसर ही इस चीज़ को लेकर क्लियरफाई करता है प्रकृतिवाद के बारे में। हर्बर्ट स्पेंसर ही रियल चीज़ों को अगर बात किया जाए तो व्यवहारिक, क्योंकि व्यवहारवाद विज्ञान को रिलेट करता है वो थोड़ा सा, तो इसलिए बताता है ये प्रकृतिवाद के बारे में। तो प्रकृतिवाद यहाँ पे 18वीं सदी में आ गया था। आपका ऑप्शन सभी लोगों का सही था, ठीक है। मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि आप लोगों के दिमाग में ये बातें डाल देना, ठीक है भाई, मेरी कॉन्सेप्ट यही था। तो आप लोगों ने सही बताया भाई, बहुत अच्छा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। चलिए जरा मुझे बताइए यहाँ पर कि किस वाद का दृष्टिकोण है कि ईश्वर ने, देखो अभी अभी मैंने थोड़ा सा चर्चा भी किया है कि सभी वस्तुएं अच्छी बनाई जाती हैं और मनुष्य उसके साथ छेड़छाड़ करता है और वे बुरी हो जाती हैं। तो बताइए जरा, ये किस में, प्रकृतिवाद में आएगा कि यथार्थवाद में आएगा, या आपका कौन से वाद में आएगा? बताइए जरा। प्रकृतिवाद में आएगा, ठीक है भाई। बालक की प्रकृति का प्रमुख भूमिका, जहाँ पे बालक प्रकृति के रूप में उसमें अज्ञानता होती है, बालक प्रकृति के द्वारा ही वहाँ पे सीखता है, और अगर उसके साथ वो छेड़छाड़ करता है तो वहाँ पर गलत प्रभाव भी पड़ेगा उसके साथ। तो ये ऐसी विचारधाराएं जो होती है प्रकृतिवाद पे आती हैं। सही बात कह रहे हैं आप लोग। और अरस्तु, हाब्स, अगस्ट काम्टे, लेमार्क, रूसो, इनमें नाम आता है इन लोगों का, ये भी आपको ध्यान रखना थोड़ा सा। आदर्शवाद की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो आदर्शवाद में सुकरात, प्लेटो, अगस्ट काम्टे भी, महात्मा गांधी जी भी, और ये बेसिकली चरित्र निर्माण पर बल देता है, ठीक है, चरित्र निर्माण पर बल देता आदर्शवाद। और अच्छा, वास्तविक चीज़ों से रिलेट भी करवाता है। और प्रयोजनवाद में प्रयोग के लोग जो होते हैं, जहाँ पे प्रयोग किए जा रहे हैं, तो जहाँ पे एक शिक्षक और बालक दोनों की एक महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है, तो वह एक प्रकार से प्रयोगवाद में आ जाता है, ठीक है, प्रयोगवाद में हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं प्रयोजनवाद। तो प्रयोजनवाद प्रयोगवाद को भी रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं, कोई अलग नहीं है इसमें कि हाँ भाई इसका अलग चीज़ है, इसका अलग कॉन्सेप्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी फॉर बॉम्बे वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आगे हम बात करते हैं बिना किसी विशिष्ट उद्देश्य की बात, निश्चित अवधि और स्थान से प्राप्त शिक्षा क्या कहलाती है?
बिना किसी अनौपचारिक विशिष्ट उद्देश्य से। अनौपचारिक हाँ, आपका हो जाएगा यहाँ पर अनौपचारिक शिक्षा हो जाएगी। ठीक है, तो बिना किसी विशिष्ट उद्देश्य, निश्चित अवधि और स्थान से प्राप्त जो शिक्षा होती है, ध्यान से सुनिएगा, इसको बोलते हैं अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा, तो ये प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है कि अनौपचारिक शिक्षा है क्या। तो बस आपको सीधा सीधा यही बात सोचना है कि बिना किसी विशिष्ट उद्देश्य से और कोई निश्चित अवधि और या कोई स्थान प्राप्त की जो चीज़ें की बात होती है, वह आपका सीधा सीधा कहलाता है अनौपचारिक शिक्षा। ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई सही जवाब। आईक्यू किसने दिया है? आईक्यू किसने दिया है? गाल्टन ने, फ्रांसिस गाल्टन। अच्छा, फ्रांसिस गाल्टन कह रहे हैं आप। और भी कोई लोग? अच्छा, इसका नाम लेविस नहीं, लुइस इसका नाम है, लुइस टर्मन। लुइस टर्मन इसका नाम है। आईक्यू किसने दिया है? फ्रांसिस गाल्टन यहां पर कह रहे हैं जवाब। इसका गलत जवाब है, फ्रांसिस गाल्टन नहीं। ठीक है, ठीक है। यहां पर अगर मैं बात करूं आपसे तो जो यहां पे नाम दिख रहे हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर सी का आईक्यू शब्द के बारे में किसने दिया है, ये आपका करेक्ट जवाब जो हो जाएगा इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई। सी फॉर चेन्नई हो जाएगा। ठीक है, फ्रांसिस गाल्टन की अवधारणा जी। अच्छा, फ्रांसिस गाल्टन नहीं होगा, उसने अध्ययन किया था। हाँ, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में उसने, मैंने देखो आपको जब नोट्स करवा रहा था, नोट्स बनवा रहा था, तो आपको वहां पे लिखवाया होगा व्यक्तिक विभिन्नता में। ठीक है, फ्रांसिस गाल्टन का नाम मैंने वहां पर आप लोगों को लिखवाया है, नहीं याद आया आपको? अच्छा सर, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि वो चीज अध्ययन या सबसे पहले तो गाल्टन की बात नहीं आ रहा था सर, इसलिए मैंने यहाँ पर उस गाल्टन आप सोच रहे हैं तो ठीक सोच रहे हैं, परंतु आप ये सोचें उसके बारे में कि ये बुद्धिमत्ता के जो सिद्धांत था, बुद्धिमत्ता का, उस सिद्धांत में ये जाना जाता है। पहली बात ये आपको ध्यान रखनी है, बुद्धिमत्ता के सिद्धांत सबसे पहली बार। सर मैंने टर्मन में पढ़ा था, बुद्धि परीक्षण में बुद्धि का मापन सबसे पहले टर्मन ने किया था। हाँ, मापन सबसे पहले वहां पे टर्मन ने किया, बात ठीक है। उसने सबसे पहले IQ इज इक्वल MA/CA के फार्मूला भी दिया था, फ्रांसिस लुइस टर्मन से पहले भी, टर्मन से पहले भी। हाँ, लुइस टर्मन से पहले ही। ठीक है, मानसिक शब्द का भी प्रयोग अल्फ्रेड बिनेट ने ही किया है, ये भी टर्मन से पहले ही। लेकिन IQ किसने दिया है? IQ मतलब समझ रहे हैं आप, फार्मूला। जी जी, इंटेलिजेंस क्विटेंट। तो टर्मन के अकॉर्डिंग जो फार्मूला बनाए गए उसमें 100 जोड़े गए थे मल्टीप्लाई करके। ये तो बाद की बात है ना, बाद में जोड़ा गया था ये। तो इस टर्मन में 100 था, लेकिन स्टर्न में 100 नहीं था सर। नहीं, विलियम स्टर्न में 100 नहीं था। टर्मन वाले जो है ना, उन्होंने जो फार्मूला विकसित किया था वो 1916 का है, 1916। हाँ, 1916। और आपका सर क्या नाम है, स्टर्न ने जो फार्मूला विकसित किया था वो 1912 का था, ये 1912 का। ठीक है, 12 वाले फार्मूला में 100 नहीं था, लेकिन जो 16 वाले फार्मूला आए जो टर्मन ने लाया उसमें 100 था। सही बोला आपने, बस यही बात है। ठीक है, यही चीज है। तो इसका आप बताइए जरा कि IQ किसने फिर विकसित किया? नहीं, अल्फ्रेड बिनेट को नहीं जाना है आप लोगों को भाई। देखो, आप लोग पीछे की चीज अगर यहाँ पे नहीं प्रश्न पूछा है कि हु इज द फर्स्ट का नाम में कुछ नहीं लिखा है ना। फर्स्ट जब नहीं लिखा है तो अल्फ्रेड बिनेट को आप लोग चूज मत करिएगा कि अल्फ्रेड बिनेट कहीं हो जाए, ऐसा भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट अगर लिखा होता तो फिर आप कहते भाई, तो मैं मान जाता कि हाँ ये सत्य है 110%। ठीक है, यहाँ पे फ्रांसिस गाल्टन की बात होगी तो ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई, लुइस टर्मन। ठीक है, चलिए मैम सॉरी हाँ, मैम भी कुछ जवाब देना चाहिए क्या? मैम कह रही है सर विलियम स्टर्न ने ही तो दिया है IQ को। फिर नेक्स्ट उनका जवाब है तो सर IQ को स्टर्न ने दिया। देखो, विलियम स्टर्न ने दिया है तो विलियम स्टर्न का ऑप्शन कहीं पर है यहाँ पर? नहीं
विलियम स्टर्न ने भी दिया है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं दिया है, लेकिन अल्फ्रेड बीनेट का तो क्लियर है कि ये नहीं दिया है। लेकिन आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कि अल्फ्रेड बीनेट ने जो किया है वो फार्मूले को दिया था आधा अधूरा करके दिया था। ईस्टर्न वहां पे होगा सर, आईक्यू का सूत्र सबसे पहले कहाँ दिया तो वहां पर ईस्टर्न होगा, लेकिन यहाँ ईस्टर्न का तो कोई बात नहीं है सर। हाँ, ईस्टर्न का बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर है टर्मन। आईक्यू का सूत्र किसने विकसित किया तो होता है सर आपका ईस्टर्न। अच्छा, आईक्यू किसने विकसित किया है तो फिर क्या होगा? आईक्यू का सूत्र किसने विकसित किया तो वो हो जाएगा विलियम ईस्टर्न। ठीक है, चलो मान लेता हूँ आपकी बात, ठीक है भाई। आप लोगों से अब ये प्रश्न कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर का, तो मुझे बताइए जरा, उस प्रश्न को समझ में आ गया ना आप लोगों को कि भाई बुद्धि लब्धि का सूत्र जो प्रतिपादन हुआ, जो बुद्धि लब्धि दिया गया, बुद्धि लब्धि जो दी गई है वो किसके द्वारा? टर्मन के द्वारा। और सूत्र के बारे में पूछेगा तो आप वहाँ पे लगाएंगे इसके बारे में, ईस्टर्न के बारे में सबसे पहले, ठीक है। चलिए इसका बताइए जरा, विगयोर का उदाहरण क्या होता है? सी ऑप्शन लग रहा है। अच्छा, ऑप्शन नंबर सी लग रहा है, ओके फोटोग्राफी मेमोरी, ओके, अच्छा ओके ओके। अच्छा, अगर हम बात करते हैं आप लोगों से, यहाँ पे निमोनिक नाम सुना है कहीं? निमोनिया सुना सर, लेकिन निमोनिक नहीं सुना। यहाँ पे देखिए ना, ये लिखा हुआ ऑप्शन में है ना, निमोनिक। हाँ, इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूँ किसी अगर बात करता है किसी नियम को लेकर, किसी नाम को लेकर, किसी सहायक शब्दों को लेकर, किसी सूत्र को लेकर, किसी नियम को लेकर बात करता है, ये आप रिपीट 2-3 बार बोलिए। नियोनिम जो है, नियोनिक, नियोनिक, नियोनिक जो शब्द बता रहा है एक प्रकार सा, यह एक ऐसा शब्द है जहाँ पे सहायक चीज़ें रिप्रेजेंट करता है याद करने के लिए। हमसे ये चीज़ें याद करने की बात कर रहा है, तो आप इन चीज़ों में अगर आप याद कर रहे हैं तो याद करने का जो उदाहरण माना जा रहा है वो विग्योर को माना जा रहा है। इसका मतलब ही यही होता है कि नियम, नाम आदि को याद रखने में सहायक होना। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, आप लोग ट्रिक भी याद करते हो ना, बहुत सारी ट्रिक वगैरह याद करते हो किसी चीज़ को याद करने के लिए, तो आपने कोई ट्रिक बना दिया। तो जैसे मैंने, आप इंद्रधनुष के 7 रंगों के नाम मुझे याद करने हैं, तो मैंने क्या कर दिया, इंद्रधनुष के 7 रंगों के नाम मैंने इस तरीके से रख दिया, ठीक है भाई, हाँ, ट्रिक के माध्यम से। तो हम इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे कि हमने याद करने के लिए क्या बोला, तो मैं इसका एक उदाहरण मानूंगा, ये एक उदाहरण है कि ये निमोनिक उदाहरण, भाग नहीं है ये अध्ययन का, ना ही ये फोटोग्राफी स्मृति है, और ना ही ये कंठस्थ स्मृति जो है स्मृति कर रहे हो, कंठस्थ कोई चीज़ें याद हो जाए भाई, चलो मैंने ट्रिक, क्या आपने कोई ट्रिक अगर याद किया तो वो लाइफ टाइम के लिए याद हो गई? नहीं, ये निमोनिक होता है, निमोनिक। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे आपका करेक्ट जवाब यहाँ पर होगा, ठीक है, ये आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी बात नहीं है, हम बहुत सारी चीज़ें याद करते हैं इसके संबंध में, बहुत सारे टूल्स माने जाते हैं इसके अंतर्गत आते हैं। और ख़ासकर जो रिकॉल द कलर्स होते हैं रेनबो का, रेड और ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिको, वायलेट, ये जितने सारे हम देख रहे हैं ना, ये सभी के सभी बेसिकली इसी के उदाहरण माने जाते हैं, ठीक है। निमोनिक, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे का सही होगा। समझ गए होंगे आई थिंक, नहीं समझे तो दोबारा से पूछिए, फिर बताता हूँ, बताइए जरा। जी समझ गए सर, बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है प्रयास एवं त्रुटि, आप जानते होंगे इसमें तो बहुत ही सरल प्रश्न आ गया, ट्रायल एंड एरर, बताइए। थॉर्नडाइक के द्वारा सर, थॉर्नडाइक के द्वारा, बहुत बढ़िया भाई। ईएल थॉर्नडाइक ने क्या बताया था? एरर एवं प्रयास, हाँ, ट्रायल, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। यहाँ पे इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका। चलिए, अच्छा आप लोगों ने नाम देखो, यहाँ पर ऑप्शन में एक गुथरी भी था, गुथरी का सिद्धांत जानते हैं? ये देखो गुथरी लिखा हुआ, हाँ
जी गुथरी है सर। हाँ, नाम इसका सुना है कि नहीं सुना है कभी आप लोगों ने? गुथरी, एडविन एडविन रे गुथरी इसका पूरा नाम है, एडविन रे गुथरी करके। जी हाँ, गुथरी, हाँ बुद्धि में आया था सर उसका नाम। बुद्धि में, ओके। और भी कोई बताएगा भाई गुथरी के बारे में थोड़ा सा? यहाँ पे अगर मान लीजिए बाय द वे ऑप्शन वगैरह में आए या क्वेश्चन वगैरह में आए तो आप इजीली कर सकें, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर किसी को पता है तो मुझे बताइए जरा और भी गुथरी के बारे में कि गुथरी ने क्या बात किया है। देखो, इसने बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं तो इसने एक दिया था, एक प्रकार से प्रतिस्थापन या समीपता का सिद्धांत दिया था। तो जैसे अगर कहीं समीपता लिखता है तो आप ऐसे भी ना समझे कि भाई ये तो जड पीडी आ गया, क्योंकि जड पीडी को भी तो हम लोग बोलते हैं समीपत, जॉन प्रॉक्सिमल बोलते हैं ना, डेवलपमेंट ये भी तो बोलते हैं उसका। लेकिन ये आपका जब कभी समीपता का सिद्धांत वगैरह आए ना तो वो होता है गुथरी का द्वारा, एडविन रे गुथरी। तो ये जो सिद्धांत दिया था, इसने कहा था कि एक शिक्षक को उत्तेजना और अनुक्रिया के बीच में जो अधिकतम साहचर्य की स्थापित करने की बात होती है, एसोसिएट स्थापित करने की बात होती है, तब अधिगम की प्रक्रिया में इसे अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। ये बात कहा था गुथरी ने, और ये प्रतिस्थापन या समीपता का सिद्धांत दिया था गुथरी ने। ठीक है, गुथरी ने, ये आपको ध्यान रखना है। इवान पैट्रिक पावलोव के बारे में आप भलीभांति तरीके से जानते हैं, मुझे बताने की इसमें जरूरत भी नहीं है कि प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत इसका है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है, प्रतिक्रिया का सिद्धांत है, कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी है, और अनुकूलन अनुक्रिया का सिद्धांत आप लोग जानते हैं। इवान पैट्रिक पावलोव कुत्ते पे इसने किया था। ठीक है भाई, आदतों का निर्माण किया था इसने, आदत का निर्माण, ये बेसिकली बहुत फेमस है, जो कि एग्जाम में पूछा भी जा सकता है आप लोगों से, है कि नहीं। और बाकी तो आप जानते ही हैं, ये इसके बारे में आपको पता हो चुका। अच्छा, मैथमेटिक्स के और विज्ञान के लिए सबसे उपयोगी सिद्धांत कौन सा है? मैथ के लिए और साइंस के लिए सबसे उपयोगी सिद्धांत कौन सा माना जाता है? बताइए भाई, यही माना जाता है मैथमेटिक्स थॉर्नडाइक का ही, प्रयास एवं त्रुटि। अच्छा, फ्रेडरिक स्किनर का नाम सुना ही होगा, ओसीटी कबूतर और चूहा पर दिया था, है ना, पुनर्बलन के सिद्धांत के बारे में बात किया था। ठीक है भाई, चलो क्लियर हो गया होगा। देखो, मायोपिया आ गया है, बताइए जरा। निकट दृष्टि दोष। ओके, निकट दृष्टि दोष, बहुत बढ़िया, मायोपिया। और दूर दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है फार साइटनेस, क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। हाँ, हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। एक सामान्य मनुष्य का जो दृश्यता का क्षेत्र है वो कितना होता है? एक सामान्य मनुष्य का दृश्यता का क्षेत्र कितना होता है? 90 to 180। अच्छा, भाई एक सामान्य मनुष्य कितना देख सकता है? यहाँ तक देख लेगा, यहाँ तक देख लेगा, हाँ 180 तक देख लेता है। 180 तक देख लेता है ना, तो लगा दीजिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी पर, 180 वाला सही माना जाएगा। यहाँ पे देखो ऑप्शन इंग्लिश अलग है, हिंदी अलग है ना। वही तो मैं कंफ्यूज कर रहा था, उसमें दिया है 180, इधर दिया है 90, इसमें नीचे डी में है 90, इधर है 180। थोड़ा सा यहाँ पर ऑप्शन में जो है हिंदी में ऊपर नीचे हो गया है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 180। यहाँ पर लिख लीजिए 180 डिग्री, है ना। चलिए, 1992 में एक अधिनियम है, उसका नाम है आरसीआई। यहाँ पे आरसीआई लिखा हुआ है। ये आरसीआई अधिनियम 1992 के अनुसार दृष्टिहीन में क्या बात की थी? देखो, मैंने आप लोगों को परिभाषा भी बताया था, विजुअल इंपेयरमेंट की परिभाषा, है ना। आरसीआई के अकॉर्डिंग क्या बातें कही गई है, तो जरा मुझे बताइए क्या बातें कही गई हैं। ऑप्शन बी सर। ओके, ऑप्शन बी बोला गया है। ओके भाई, चलो देखो, दृष्टिबाधिता के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो विभिन्न प्रकार के लोगों ने अलग अलग तरीके से विचार डाला। कुछ प्राचीन विचार थे, कुछ शैक्षिक विचार थे,
कुछ चिकित्सकीय विचार थे, है ना, इस तरीके के विचार जो है आए हुए थे इसकी परिभाषाओं में। लेकिन बेसिकली आरसीआई ने पूछा था, तो आरसीआई की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर बी की बात करें आप, हाँ ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो सही आंख में जो है अंशोधक लेंस के साथ दृष्टि तीक्ष्णता जो होगी 20 से 200 सनेले से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये बातें बताई थी। ठीक है, ये बातें आरसीआई के अकॉर्डिंग कही गई थी, ये बातें कही गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो होगा बी फॉर बॉम्बे वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये है आपका आरसीआई के अनुसार 1992 के अनुसार विजुअल इम्पेयरमेंट के बारे में। 20 और 200 के जो चक्षु तीक्ष्णता बताई गई थी ये चिकित्सा के आधार पर बोली गई है। ठीक है, और देखने के क्षेत्र के आधार पर भी बताया गया है कि 20 से 200 से अधिक अच्छा होना चाहिए। शैक्षिक चिकित्सा के आधार पर अगर मैं बात करूं तो शिक्षण कार्य को आंशिक रूप से भी संभव ना हो सके ऐसी अवस्था को दृष्टिहीनता कहते हैं। ये शिक्षा की दृष्टि से बोला गया था, है ना। सबके अलग अलग मत थे, अलग अलग विचार थे। ऑप्शन नंबर सी बी फॉर बॉम्बे करेक्ट हो जाएगा। सेनेले चार्ट ने विकसित किया, किसने सेनेले चार्ट को विकसित किया? अभी हम लोग हिस्ट्री के बारे में चर्चा कर रहे हैं, हाँ हाँ, अभी हम लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं हिस्ट्री पर, और जब मैं कल चर्चा करूंगा तो ये सब कुछ मिलेगा वहां पर लिखा हुआ हिस्ट्री में। तो हर्बर्ट सेनेले आपका यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। सीपी की सहायता सबसे सामान्य चिकित्सा है, मतलब सीपी की सहायता सबसे सामान्यता चिकित्सा के रूप में देख रहे हैं, तो किसके रूप में देख रहे हैं? तो बताइए उसके लिए सबसे बेटर संगीत चिकित्सा होगी, सबसे बेटर ऑक्यूपेशनल होगा, सबसे बेटर प्ले होगा, सबसे बेटर फिजिकल होगा? सीपी वाले बच्चों के लिए सामान्य चिकित्सा अच्छा नॉर्मली सी डी फॉर डेनमार्क फिजिकल थेरेपी। वेरी गुड। सेरेब्रल पॉलिसी क्या है? देखने में परेशानी होती है कि सुनने में परेशानी होती है कि चलने में परेशानी होती है कि ध्यान देने में परेशानी होती है? ऑप्शन सी। ओके ओके, चलने में परेशानी होती है, ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड, शाबाश। सेरेब्रल पॉलिसी का अगर अर्थ पूछे, मीनिंग पूछे तो क्या आप बताओगे? मस्तिष्क का लकवा? हाँ, देखिए यहां पर दे रहा है आप लोगों से डिसकाइनेटिक सेरेब्रल पॉलिसी नष्ट, मतलब यहां पे लिखा हुआ है डिसकाइनेटिक सेरेब्रल पॉलिसी डैश के नष्ट होने से होते हैं। तो मुझे जरा बताइए इसका क्या होना चाहिए? आधार नाड़ी ग्रंथि होनी चाहिए, अस्थाई परलिका। अच्छा परलिका तो अब आंख से समझ में आ गया होगा आपका भाई, परलिका आंख समझ में आ गई होगी, ये भी आंख से समझ में आ गया होगा। अब आपको कंफ्यूज कर रहा होगा कि भाई इनमें से कौन सा होगा, सेरेब्रल कॉर्टेक्स होगा कि जो है आपका ये आधार नाड़ी ग्रंथि होगी। लेकिन आपको बता दूं ये आपका मांसपेशीय में, मैंने आप लोगों को जब मांसपेशी और दिशाकीय रीढ़ के बारे में पढ़ा रहा था तो वहां पे सेरेब्रल कॉर्टेक्स के बारे में बताया था जी सर। लेकिन यहां पर जो है आधार नाड़ी ग्रंथि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी फॉर सॉरी ए फॉर अमेरिका, ए फॉर अमेरिका। कॉर्टेक्स के बारे में आपने सर बताया था कहीं पर? हाँ, मांसपेशी क्षरण में, मांसपेशी क्षरण जब वहां पर 5 जो मैंने बताया था कि रीढ़ की हड्डियां होती है उनके आधार पे जब होता है तो वहां पर सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंतर्गत देखने को हमें मिल जाता है। चलो अब मुझे बताइए मांसपेशी, फिर देखो क्वेश्चन आ गया है कि मांसपेशियों में समन्वय ना होना जिसमें अस्थिर गति और लड़खड़ाती चाल हो। अब यहां पर बहुत अच्छे से करिएगा तभी कर पाएंगे। तो बताइए सेरेब्रम के रोग के कारण क्या होता है? बताइएगा अच्छे से, प्रश्न अच्छा है और एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, ये है कि नहीं। पहली बात तो आप लोगों को एक चीज बता दूं, यहां पर आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, है ना। अब कुछ चीजें पता होने की कहने का मेरा भाव ये है आप लोगों को कि जब आप जानेंगे मांसपेशीय क्षरण के बारे में,
आप जब जानेंगे सेरेब्रल पॉलिसी के बारे में तब आप इसे ईजिली कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे भाई ऐसे में। तो जरा मुझे बताइए यहाँ पर इसका विचार किधर चल रहा है आपको कि जहाँ पर अस्थिर गति हो रही है मस्तिष्क की? सर ऑप्शन सी, पैराप्लेजिया। पैराप्लेजिया, ओके। एक बात देखिए, हाँ सुनिए, जब मैंने आपको पढ़ा रहा था सेरेब्रल पॉलिसी सीपी, तो वहाँ पर मैंने आप लोगों को चिकित्सकीय बताया था, और चिकित्सकीय में मैंने आप लोगों से बताया था स्पास्टिसिटी के बारे में एक तो, और इसका मतलब मैंने बताया कड़ी और तनी हुई मांसपेशी बताया था, और ऑप्शन में यहाँ पे है नहीं, कोई भी नहीं ऑप्शन में है, तो एक टाइप तो ये कट गया आपका सेरेब्रल पॉलिसी का जो चिकित्सा के आधार पे था। दूसरा मैंने बताया था एथेटोसिस बताया था, मैंने दूसरा क्या बताया था, एथेटोसिस बताया था, और एथेटोसिस में कहा था कि मांसपेशी तनाव और समान होगा, शरीर की जो गति होगी उसके साथ तनाव बढ़ता जाएगा। और एथेटोसिस का मतलब देखिए जरा, एथेटोसिस का मतलब बताइए जरा, अनियमित गति है, लेकिन यहाँ पे अस्थिर गति दिया है, प्लस में दिया है समन्वय भी नहीं दिया होना चाहिए, तो वो होती है यहाँ पर, किस में होती है ये, एथेटोसिस में होता है, अनियमित गति होती है, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको बताया था अटेक्सिया, और अटेक्सिया इस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको। अटेक्सिया मैंने बताया था कि इसका अर्थ होता है अस्थिर और अनियंत्रित गति होता है इसका मतलब। तो बताइए जरा, अस्थिर और अनियंत्रित गति से व्यक्ति क्या करेगा, उसकी चाल ढाल कैसी हो जाएगी भाई, लड़खड़ाने जैसी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो ऐसे बच्चे बैठने और खड़े होने पर गिर जाते हैं तुरंत, और इनका मांसपेशी तनाव कम हो जाता है, और इनका गामक विकास पीछे हो जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ये हो जाएगा डी भाई, सुमंत सर, ये हो जाएगा। हाँ, डिसलेक्सिया तो पढ़ने से संबंधित है, एनोक्सिया भी उसी से रिलेटेड है, पैराप्लीजिया तो आपका मैंने बताया था कि जहाँ पर व्यक्ति के दोनों पैर प्रभावित हो जाएं पैराप्लेजिया होता है, और मोनोप्लेजिया वो होता है व्यक्ति के अगर मान लीजिए कोई एक अंग चाहे हाथ या पैर दोनों में से कोई एक प्रभावित होगा तो वो मोनोप्लेजिया हो जाएगा। हेमीप्लेजिया ये हो जाता है जहाँ पर एक तरफ के हाथ या पैर ही प्रभावित हो जाएं। डाइप्लेजिया ज़्यादातर दोनों पैर प्रभावित होते हैं, परंतु कभी कभी हाथ में भी इसका प्रभाव दिख जाता है, उसको हम बोलते हैं डाइप्लेजिया। क्वाड्रिप्लेजिया उसके अंतर्गत दोनों हाथ दोनों पैर अर्थात संपूर्ण शरीर, पूरी शरीर का भाग जो है प्रभावित हो जाता है, उसको बोला जाता है क्या, क्वाड्रिप्लेजिया। यहाँ पर करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क। ठीक है भाई, चलिए। किस शैक्षणिक स्तर पर ऑटिज्म अधिकतम रोगी पहली बार पहचाने गए थे? अच्छा प्रश्न है, और मुझे बताइए जरा। बोलिए। यहाँ पर देखिए ऑटिज्म का मतलब है स्पेक्ट्रम जो है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में बात हो रही है ना, ऑटिज्म के बारे में बात हो रही है। एलिमेंट्री स्कूल। ओके, और भी कोई बताइए भाई, इतने सारे लोग हो भाई, एक आध लोग तो बोला करो, जितने भी लोग हो। नीतू मैम कह रही है एलिमेंट्री स्कूल। अच्छा, एलिमेंट्री स्कूल बोल रही हैं। एलिमेंट्री मतलब प्राथमिक। ओके, ठीक है। चलिए मैं अब बता देता हूँ आप लोगों को, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इस पर स्टार भी लगा लेना, हो सकता है कि आप लोगों से एग्जाम में भी ये पूछा जा सके। तो मैं एक दो तीन बातें बता देता हूँ आप लोगों को, उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कॉन्सेप्ट में अपने। देखिए ये जो ऑटिज्म है ये एक आटोस शब्द से ग्रीक भाषा से लिया गया है, और इसका मतलब ये था कि व्यवहारिक, सामाजिक, बोलचाल, शारीरिक विकास, सुनने इत्यादि समस्याओं को मिला जुलाकर उसको व्यवहार को देखा जाए तो वहाँ पर पिछड़ापन दिखाता है। एक प्रकार से हम ये बात कह सकते हैं कि विकासात्मक जो विकास है उसका स्वलीनता के लक्षण के आधार पर वो बहुत डीले चल रहा है। तो एक प्रकार का कौन सा सिंड्रोम के अंतर्गत आ जाता है, कैनर सिंड्रोम के अंतर्गत आ जाता है। तो स्वलीनता भी आपको कभी कभी प्रश्न बनता है तो आप बता देना भाई, कैनर के संबंध में आ जाता है। और यहाँ आपको बता दूं एक बात जानकारी के लिए कि स्वलीनता पर किए गए जो शोध थे उसके आधार पर लगभग 10,000 में से 4 बच्चे ऐसे प्रभावित हैं, और लड़कियों की तुलना में लड़कों में इसका अधिक प्रतिशत देखा गया है, अधिक % देखा गया है।
जीन इटाई का नाम आप लोगों ने अभी काल हिस्ट्री में देखा था, पढ़ाया भी था। 1801 में 12 वर्षीय एक लड़का था जो जंगल से पकड़ के लाया था, और वो बालक जंगल जैसा बिहेवियर कर रहा था, बोलने में असमर्थ था, इशारों के माध्यम से संप्रेषण नहीं समझ पा रहा था वो, इस तरीके की क्रियाविधि। तो एक बॉटीमोर कैनर ने जब इस तरीके का आकलन किया इन बच्चों पर, और इन्होंने बताया, आकलन करके ये चीज़ें बोला कि इन बच्चों में जो होता है भावनात्मक रूप से विक्षिप्त होते हैं। विक्षिप्त का मतलब होता है एक प्रकार से उनका डिले से विकास होता है, विक्षिप्त, और इसमें अवरोध उत्पन्न होता है। तो एक तो कैनर का सिंड्रोम इससे संबंधित हो जाएगा, एक एक्सपर्गर्स सिंड्रोम होता है। एक्सपर्गर्स सिंड्रोम के बारे में लार्ना विंग ने दिया था। अब इसे भी आप लिख लीजिए, थोड़ा सा जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसे आप लिख लिया करें, है ना आप लोग। लार्ना नाम आएगा, लंगर नहीं होगा इसका, ठीक है, लार्ना, ठीक है, विंग होगा। ये 1981 में इस शब्द का प्रयोग किया इसने, ऑटिज्म शब्द को उसने फिर दिया, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं, इसकी जो ज़्यादा से ज़्यादा अगर पहचानने की सबसे अधिकतम चीज़ मानी जाती है, वो आपका प्राथमिक विद्यालय में ही ये चीज़ें आइडेंटिफाई की जाती है। ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई, ठीक है। ये मानना है बच्चों का बौद्धिक स्तर सामान्य होता है कैनर का, और कैनर ने शोध भी जो किया था इन बच्चों पर ही किया था, ऐसे एज ग्रुप के बच्चों से ही किया था जो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे होंगे, इन्हीं बच्चों पर शोध किया था, इसीलिए उसने कैनर सिंड्रोम दिया है, इसीलिए तो। और कैनर सिंड्रोम कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ये एग्जाम में कई बार एक्सपर्गर्स सिंड्रोम भी पूछा गया है, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप सारे के सारे सिंड्रोम का नाम, जो कि एग्जाम है में पूछे भी जाते हैं सारे सिंड्रोम। विलियमसन सिंड्रोम है, बेंटल सिंड्रोम है, और एक मोई वेल्स सिंड्रोम है, मतलब कई सिंड्रोम है, कॉफिन सेरिस सिंड्रोम भी है, बहुत सारे, सबके अलग अलग विचार हैं, अलग अलग तरीके से लोगों ने डिफाइन करके बताया कि भाई ये सिंड्रोम होते हैं, ठीक है। चलिए, ऑटिज्म वाले विद्यार्थियों को सामाजिक कुशलता सीखना अधिक प्रभावी होता है। ऑटिज्म अथवा अन्य दिव्यांगताओं वाले अन्य विद्यार्थियों के साथ एकांत में, ताकि उन्हें कोई वहाँ बाह्य उद्दीपक ना हो, ये तो गलत हो जाएगा। पूरे दिन में कई बार, मतलब देखिए, इन मल्टीपल सेटिंग थ्रूआउट द डे, और विशिष्ट शिक्षा कक्षा में। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा कि जहां पर ऑटिज्म वाले विद्यार्थियों को सामाजिक कुशलता सिखाना है आपको, तो क्या सिखाएंगे? ऑप्शन ए फॉर अमेरिका, ऑटिज्म और अन्य दिव्यांग वाले बच्चों के साथ, ताकि वो क्या कर सके, सामाजिकता को भी सीख सके। मैम का जवाब ए है। ओके, यही आपका करेक्ट है। स्पेशल एजुकेशन का रूम तो होना ही चाहिए, ये आपका इसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व हो गया, ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व हो गया इस ऑप्शन में। ASD, अब ये 2018 में एक बार प्रश्न हुआ था, ये प्रश्न पूछा भी गया था। बताइए, एक उच्च रूप से जो है संरचित एक वयस्क और निर्देशी अनुपयुक्त व्यवहार विश्लेषण विधि है जो ASD वाले विद्यार्थियों को सिखाती है। टीच, ओके, टीच जो ASD को सिखाती है। मैम का भी जवाब ए है। ओके, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ आपने देखा कि ये बेसिकली ऑटिज्म, इसमें पता चलता है भाई कि ऑटिज्म है क्या चीज़, और ऑटिज्म के माध्यम से हम इन बच्चों को क्या करते हैं, एजुकेशन जो है प्रोवाइड करा देते हैं। तो ट्रीटमेंट एंड एजुकेशन ऑफ ऑटिस्टिक एंड रिलेटेड कम्युनिकेशन हैंडीकैप्ड चिल्ड्रेन इसका पूरा नाम है, और यही आपका सही जवाब है, यही आपका करेक्ट जवाब है, ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से संप्रेषण यंत्र ऑटिज्म वाले अधिकांश विद्यार्थियों को शक्तियों पर आधारित होता है? क्या बताइए, मौखिक निर्देश के लिए सामूहिक शिक्षक पर आधारित होगा? नहीं। क्या प्रायोगिक अध्ययन शिक्षक विद्यार्थियों के मौखिक निर्देश पर आधारित होगा? नहीं। अगर दृश्य समय सारणी चार्ट और पंक्ति कार्ड हो तो उस बच्चों को बताइए जरा, ऑटिज्म वाले बच्चों को हम संप्रेषण के लिए सक्षम बनाने में मॉडिफिकेशन कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। सी फॉर चेन्नई, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा सी। सी करेक्ट। जरा आप मुझे बताइए कि यहाँ पर प्रश्न क्या है, सुनने में परेशानी वाले विद्यार्थियों के निर्देशों की सर्वोत्तम विधि क्या होनी चाहिए? देखो, सुनने में जो परेशानी हो रही है, क्या अमेरिकी सांकेतिक भाषा? भाई देखो, क्यूड स्पीच, ओके देख लेते हैं। कोई अकेली सर्वोत्तम निर्देशन विधि नहीं है, बात ठीक है। सुनने के लिए परेशानी वाले विद्यार्थी के लिए निर्देश का सर्वोत्तम विधि यही भाई कि कोई अकेली सर्वोत्तम निर्देश वाली विधि भी नहीं है। ठीक है, सही कह रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई। ठीक। श्रव्यता, हियरिंग लॉस की बात कर रहा है। श्रव्यता क्षति वाले विद्यार्थियों के लिए सहायक तकनीकी में शामिल है। बताइए क्या तकनीकी शामिल है? बंद, अच्छा देखो यहाँ पे, अच्छा अमेरिकी संकेतिक भाषा, ब्रेल और नियमित मुद्रित पुस्तकें। देखो, अब मेरी बात को बहुत गौर से सुनना आप सभी लोग, ठीक है भाई। और यहाँ से देखो, अभी जो 2018 में प्रश्न हुआ था, ठीक है, वो भी प्रश्न यहीं से, यही प्रश्न था, प्रश्न यही था, यहीं से प्रश्न पूछा गया था। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर। देखिए, आप बंद रोकना, कैप्शनिंग यानी क्लोज्ड कैप्शनिंग, ये अब आपको ये पहले जानना जरूरी है कि ये है क्या सर। पहले तो ये जानना जरूरी है। जब तक यही नहीं पता चलेगा तब कैसे करेंगे इसको। अब आपको मैं बता देता हूँ, आप इसे समझ जाइए एक बार अच्छे से। इसको डबल सी के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है भाई। इसको अगर ऐसे यूजीसी सॉरी इससे जो है डीएसएसबी में कई प्रश्न ऐसे बन जाते हैं क्वेश्चन से। तो बंद जो कैप्शनिंग है और सब टाइटलिंग, यह एक प्रकार से व्याख्यात्मक जानकारी प्रदान करता है। टेलीविज़न वीडियो स्क्रीनिंग, अन्य दृश्य प्रदर्शन जो पाठ प्रदर्शित करती है, इन दोनों की प्रतिक्रियाओं को हम बोल देते हैं कि भाई क्लोज्ड कैप्शनिंग, बंद कैप्शनिंग इसको बोलते हैं हम लोग। तो श्रव्यता क्षति वाले विद्यार्थियों के लिए सहायक तकनीकी में शामिल है ये। और ये टेलीविज़न वीडियो जो है ये आती है इसमें। टेलीविज़न वीडियोस हो गया या जो भी कोई प्रदर्शन हो रहा है लेकिन वो दृश्य हो रहा हो, वह दृश्य हो रहा हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं ये बंद रोकना, उसको बोलते हैं बंद रोकना बोलते हैं। आप इसे ध्यान रखिएगा, बंद कैप्शनिंग कहते हैं हिंदी इंग्लिश में। इसमें आपको ध्यान रखना है कि व्याख्यात्मक जानकारी जब आप उसे प्रदान करेंगे तो उसके लिए टेलीविज़न वीडियो स्क्रीनिंग और दृश्य प्रदर्शन जैसे पाठ को प्रदर्शित करेंगे तो वह कहलाता है बंद रोकना। हो गया जी सर। चलो, ये चीज आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, ये आप ध्यान रखिए, हियरिंग लॉस वाले बच्चों के लिए हम यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, अभी मैंने ये प्रश्न बताया भी है, कल का जब मैंने अभी हिस्ट्री करवाया है आप लोगों को बताया है कि बहरे बच्चे के लिए एक शिक्षक है। कौन सा शिक्षक है? बहुत बढ़िया भाई। यहाँ अगर आपने सही जवाब दिया है मुझे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का नाम, तो ठीक दिया है। ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका सही जवाब है। और ये कल मैंने हिस्ट्री में करवाया है अभी, है ना। तो हिस्ट्री से तो पढ़ के जाइएगा क्योंकि हिस्ट्री से आना तय है क्वेश्चन। और यह आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसे भी कर लीजिए।
द वे ऑफ राइटिंग, यहाँ पे लिखिए डेसिबल लिखने का तरीका क्या होगा? ऑप्शन सी स्मॉल डी कैपिटल डी। हाँ ऑप्शन डी, ये लिखने का तरीका। ये भी प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में, है ना। कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी इसमें शामिल किए गए हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं शामिल किए गए। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन शामिल किए गए हैं इसमें, सारे के सारे। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। कल मैं इसको समाप्त कर दूंगा, फिर मैं हिस्ट्री ले लूँगा और उसको भी समाप्त कर दूंगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है भाई। ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे और टू द पॉइंट पढ़ेंगे, है ना।